कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि वो कैसे इस राह पर आगे बढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली अगर मैं डिफेंस फोर्सेस की बात बताऊं तो लगभग 10 to 12 एग्जाम्स होते हैं बच्चों को करियर बनाने में अर्ली एज में। एसएसबी सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, अगर इस दौरान इसका फेलियर रेट इतना ज्यादा क्यों है? भाई ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके टीचर्स के माध्यम से कोई सिलेक्ट हो रहा है तो टीचर्स के अंदर योग्यता है। फिटनेस, आप काफी सालों से जुड़े हुए हैं, आपके वीडियोस देखते हैं, आपका छोटा सा बच्चा भी है जो फिटनेस में काफी तेज है। फिट रहने के लिए एक ही चीज है, आप एक बार पानी से नहाओ, एक बार पसीने से नहाओ। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के दौरान किसी भी बच्चे का बैकअप प्लान होना चाहिए। हर बंदा अपना बैकअप प्लान बनाकर चलता है, लेकिन उनके बैकअप प्लान बनाने के तरीके गलत है। दो प्रकार के इंसान, एक फेलियर और सक्सेसफुल, दोनों के बीच में कॉमन जो चीज है ना वो है टाइम। आपने देखा होगा कि आजकल सरकारी नौकरियों के पीछे बहुत से लोग भाग रहे हैं। ये सारा खेल है एक समय का। मैंने बोला ना आपको, अगर आप अपॉर्चुनिटीज को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो जीवन आपको परेशान करेगा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है श्रुति जैन और आज आप देख रहे हैं बतंगड़ की एक खास सीरीज जहां लगातार हम गेस्ट को लेकर आते रहते हैं। और एक ये आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये वे शख्स हैं जो आर्मी के जवानों को बनाने में तैयार कर रहे हैं और सरहद पर हर दिन लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर आर्मी के उन बच्चों के लिए क्या जरूरती चीजें हैं और वे क्या एडवाइस देना चाहते हैं हर मोड़ पर जो एक आर्मी का बच्चा तैयारी कर रहा है। सर, हम स्वागत करते हैं आपका। ये हम बता दें कि कपिल यादव सर फोर्स एकेडमी इंदौर के ओनर हैं जो लगातार कई सालों से बच्चों को तैयार करने में समर्पण हैं। तो सर, हम सबसे पहले सवाल आपसे ये करेंगे, क्योंकि आप कई वर्षों से आर्मी के बच्चों को तैयार कर रहे हैं और कई अन्य पुलिस ऑफिसर के बच्चों को भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आर्मी के जवानों में आजकल इतना ज्यादा जज्बा और जाबाज क्यों बन रहे हैं? वो क्यों आर्मी की तरफ इतना उनका रुझान बढ़ रहा है? आपको क्या लगता है आर्मी को देख के पर्सनली? श्रुति मैम आप बताइए कैसा लगता है आपको? मेरे तो हमेशा रोंगटे खड़े ही हुए हैं। बस यहीं से स्टार्ट करते हैं हम कि भाई देश सेवा हर किसी के भाग्य में नहीं और जीवन राष्ट्र के काम आए इससे बड़ा सम्मान नहीं। हर बच्चा वो ही चाहता है ना। जो आर्म्ड फोर्सेस में जाने की सोच सकता है उसके अंदर वो पैशंस होता है, वो जज्बा होता है, वो जोश होता है, इसलिए आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जाता है। एक सिविलियन जब आर्म्ड फोर्सेस वालों को देखता है ना तो उसके रोंगटे खड़े होना चाहिए। इसलिए आज के टाइम पर युवा, जितनी भी यूथ है, युवा युवती जी, योद्धा, वीर वीरांगना, शेर सूरवीर, सभी से और मूव कर रहे हैं। सर, लेकिन हम आर्मी में जाने के लिए तो बहुत आतुर रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि वो कैसे इस राह पर आगे बढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली कई सारे करियर ऑप्शंस होते हैं डिफेंस फोर्सेस में। बच्चे उन्हीं एग्जामिनेशंस को देते हैं जिनके बारे में वो अवेयर रहते हैं। जी बिल्कुल। अगर मैं डिफेंस फोर्सेस की बात बताऊं तो लगभग 10 to 12 एग्जाम्स होते हैं बच्चों को करियर बनाने में अर्ली एज में। ओके। स्टार्ट होता है एनडीए से, नेशनल डिफेंस एकेडमी, 16 से लेकर 19 साल बोलते हैं, 18 हाफ पर क्लोज हो जाता है। सब्जेक्ट का कोई बाउंडेशन यहाँ पर होता नहीं है, ऑल सब्जेक्ट वाला बच्चा और बच्ची। गर्ल्स के लिए भी स्टार्ट हो चुका है एनडीए, आपने पढ़ा ही होगा। लास्ट 2 से 3 इयर्स बैक गर्ल्स के लिए भी स्टार्ट हो चुका है। पहले एनडीए गर्ल्स के लिए नहीं हुआ करता था, तो जब से गर्ल्स के लिए स्टार्ट हुआ वो तो है ही अच्छी बात। लेकिन करियर ऑप्शंस की मैं बात करूं तो एनडीए फर्स्ट एग्जाम्स होता है जिसका एज होता है 16 से लेके 18.5 तक। इसके बाद इंडिविजुअल एग्जाम्स होती है डिफेंस फोर्सेस के। हर एग्जाम्स इंडिविजुअल, मतलब कि तीनों सेनाएं अपने इंडिविजुअल एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाती है। तीनों सेनाओं में से बात करते हैं आर्मी की। अभी आज ही आप देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाई भाई जो 21 साल के थे, अभी आर्मी ने 22 साल एज कर दिए। आप लोगों को शुभकामनाएं। जो बच्चे और एज हो रहे थे उन लोगों के लिए 17.5 से लेकर 21 से बढ़ा के 1 साल और बढ़ा दिया गया, 22 साल एज कर दिए। तो आर्मी के लिए जो बच्चा जाना चाहता है, खासकर रूरल क्षेत्र वाले बच्चे आर्मी के लिए बहुत अवेयर रहते हैं। उनको पता है कि हम बहुत आसानी से इस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, इसलिए बच्चा आता है, बढ़िया फिजिकल करता है, उसका फिजिकल ऑलरेडी अच्छा रहता है, बस उसे थोड़ा सा और पॉलिश करनी पड़ती है, तराशते हैं, थोड़ा पढ़ाते हैं और बच्चा सिलेक्ट हो जाता है। तो आर्मी एक बेसिक है, मतलब जो बच्चा 8वीं पास, 10वीं पास या 12वीं पास करियर ऑप्शंस चुनता है आर्म्ड फोर्सेस में, तो विद इन 6 मंथ, 8 मंथ या फिर 1 ईयर के अंदर वो अपने सपने साकार कर लेता है और आर्मी ज्वाइन कर लेता है। ये तो है आर्मी का ऑप्शन। सेकंड बात करते हैं हम नेवी की। नेवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वाला ही बच्चा एग्जाम्स दे पाता है। सब्जेक्ट के बाउंडेशंस होते हैं, इसके जो एग्जामिनेशंस होते हैं AA, SSR, MR और कोस्ट गार्ड करके एग्जाम्स लेती है नेवी इंडिविजुअल एग्जाम्स को।
एमआर जो एग्जाम्स होता है ये मैट्रिक रिक्रूटमेंट होता है, 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम होता है। 10वीं वाला बच्चा, 10वीं में कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, तो किसी बच्चे को अगर नेवी के अंदर ही जाना है तो एमआर का एग्जाम्स देकर वो जा सकता है। तो 4 एग्जामिनेशन होते हैं, हर 6 मंथ में एग्जाम्स के कैलेंडर जारी पहले से प्री प्लान रहते हैं। डिफेंस फोर्सेस के जितने भी एग्जाम्स है, कोविड के दौरान भी इंडिया के एग्जाम्स नहीं रुके थे। अप्रैल और सितंबर का इनका कैलेंडर होता है इंडिया का, तो एवरी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं टाइम टू टाइम। नेवी के ये सारे एग्जाम्स है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स में भी एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, जिनको देकर बच्चा अपना करियर को आर्म्ड फोर्सेस में अच्छा बना सकता है। ओके। इसके अलावा क्या कोई ऑप्शंस है, जैसे अग्निवीर भी कुछ सालों पहले ही लॉन्च हुआ है, तो अग्निवीर और एनडीए में ऐसे क्या अंतर है जो आप बताना चाहेंगे? एनडीए से ऑफिसर्स बनता है बच्चा जी। तीनों सेनाओं के लिए कंबाइंड एग्जाम तो होता है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक एग्जाम होता है, उसका जो प्रोसेस होता है प्रोसेस अलग अलग बटा हुआ है। फर्स्ट रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला रिटन टेस्ट मैथ्स का पेपर होता है 300 का, फिर जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर होता है 600 का। ये दोनों बच्चा क्वालिफाई करता है, फर्स्ट एग्जाम्स क्वालिफाई करता है तो सेकंड होता है उसका एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू देता है। 5 डेज का इंटरव्यू होता है। आईपीएस के भी इतने बड़े इंटरव्यू नहीं होते, 5 डेज का इंटरव्यू अगर बच्चा करेक्ट करता है तो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट, नेवी के अंदर एडमिरल लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बनता है। ओके। मतलब कि आप देखिए ना कि बहुत कम एज का। हाँ। योग्यता, एजुकेशन क्वालिटी क्या चाहिए भाई? एजुकेशन क्वालिटी चाहिए उसको 10th 12 कंप्लीट करना। अगर 10th बाद बच्चा तैयारी करना स्टार्ट कर दे तो विद इन 2 years के अंदर वो प्रिपेयर हो जाता है और फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट के अंदर हो चला जाता है। कोई ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह? ग्रेजुएशन के एग्जाम्स अलग होते हैं। ओके। यहाँ पर मैं आप एसएसबी हम बात करें, हम यूथ को बताना चाहते हैं, यूथ जो देख रही है, पेरेंट्स हमारे ये वीडियोस देख रहे हैं, तो भाई डिफेंस फोर्सेस के अंदर आप अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा, 8, 10, 12 से ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एज के बाउंडेशन है। ओके। हाँ। हम अगर सर्वे करें ना, अगर हम बच्चों से बात, मैं करता भी रहता हूँ बच्चों से बात, जब बच्चों के बीच में जाता हूँ तो बच्चों से जब मैं पूछता हूँ कि भाई आपकी एज क्या है 10th स्टैंडर्ड के बच्चे की, ये गवर्नमेंट का सर्वे भी है कि बच्चा 10th तक पढ़ते पढ़ते 16-17 साल का होता है। हाँ। वो 12 पास होते होते 18 कंप्लीट हो जाता है। तो 18 में अगर बच्चा 12 कंप्लीट करेगा, अगर वो एनडीए एग्जाम्स या फिर एयरफोर्स के एग्जाम्स यहाँ पर नहीं देगा तो इससे बाहर हो जाएगा। ओके। जो कि बहुत आसान है जी। और 18 के बाद कौन से ऑप्शंस होते हैं? सीडीएस एंड एफकेट, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एंड एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये भी ऑफिसर्स के लिए होते हैं। ओके। तो सर, क्योंकि एसएसबी सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, अगर इस दौरान इसका फेलियर रेट इतना ज्यादा क्यों है? ये सबसे ज्यादा सवाल आता है बच्चों के मन में, और सबसे ज्यादा घबराहट की वजह भी वही होती है कि एसएसबी आखिर हम क्रैक कैसे करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। मैं इतना बड़ा शख्सियत नहीं हूँ, मैं अपनी ही बात करता हूँ। अगर मेरे पास 100 बच्चे आएंगे तो 100 के 100 तो सिलेक्ट नहीं होंगे। बिल्कुल। आप भी 10th स्कूल तक पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ। जब हम 10th स्कूल में क्लास के अंदर जाते थे, वहां पर टीचर्स पढ़ाने के लिए आते थे, 40 बच्चे हम क्लास में बैठते थे, एक टॉपर बन जाता था और एक फेल हो जाता था। क्या टीचर्स ने कुछ किया, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया क्या उस बच्चे के लिए? नहीं भाई, ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके टीचर्स के माध्यम से कोई सिलेक्ट हो रहा है तो टीचर्स के अंदर योग्यता है, बस आपको पढ़ना है, आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। कई सारे बच्चे तो जो फेलियर है ना वो एक्सक्यूज देते हैं और सक्सेसफुल इंसान अपनी स्टोरी को आगे तक पहुंचाते हैं जी। सर, क्योंकि आपने टीचर की बात करी तो एक अपने माध्यम बोला कि 8th 10th वाले बच्चों को ही पहले से सोच लेना चाहिए अगर आर्मी में जाना है तो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारी शिक्षा इतनी ज्यादा अभी कैपेबल है कि वो 8th और 10th क्लास के बच्चों को अवेयर कर सके, या फिर अगर आप पेरेंट्स को एडवाइस देना चाहते हैं तो वो कैसे अपने छोटे बच्चों को जो 8वीं या 10वीं है, इस समय बच्चा लगातार हम देख सकते हैं कि ज्यादा डिसीजन पेरेंट्स ही लेते हैं, तो क्या एडवाइस होगी उन पेरेंट्स के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चंस किया आपने, और इस क्वेश्चंस के बारे में पेरेंट्स को और बच्चों को शुरुआत से ही गाइड करना पड़ता है। बिल्कुल। मैं आपसे फिर से आप ही को, हम दोनों एक एग्जांपल सेट करते हैं, क्वेश्चंस मैं आपसे करता हूं, आंसर आपको ही देना है। अगर आप 10th क्लास में आज के टाइम पर आप बहुत अच्छी पढ़ने वाली हैं, टैलेंटेड है पढ़ने वाली, तो आप 11th क्लास में अगर आपके 90% बने, 95% बने 10th क्लास में, तो आप क्या सब्जेक्ट लेंगे? अकॉर्डिंग टू माई इंटरेस्ट। ये आपकी सोच है जी, ऐसा होता नहीं है, नहीं होता है। पेरेंट्स, आप समाज में देखिए, आप समाज में देखिए भैया, आपका मैथ्स बोला ना आपने, मैथ्स कि भाई 90% बने मैथ्स ले ले, 70 बने साइंस ले, बायो ले ले, 60 बने कॉमर्स ले ले, अगर पास नहीं हो पा रहा तो आर्ट्स ले ले। अरे भाई, आपको क्या बनना है, आपका क्या इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का चुनाव होता है। लेकिन समाज क्या बोलता है? परसेंटेज। बिल्कुल। समाज उसको पुश करता है, अरे मुझे डॉक्टर बनना है, मैं मैथ्स क्यों पढ़ूं?
बिल्कुल सही बात है ना। तो पहले ये शिक्षा पद्धति को हमें सोचना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट जो आपने बोला ना कि मैं मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लूंगी, ऐसा बच्चा अगर समझ जाए कि भाई मुझे बनना क्या है जी। अगर बंदा शिक्षा ले रहा है, आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान में शिक्षा क्यों ली जाती है? स्वाभाविक सी बात है, हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा अपने अपने माँ बाप जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं, एक ही उद्देश्य है, पैसा। जितना अच्छा पढ़ेगा उतना उतना अच्छा लाइफ स्टाइल होगा, पैसा उतना अच्छा आएगा। यही सोच रखकर पढ़ते हैं ना बच्चे। तो जब आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के माध्यम से करियर बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज को क्यों नहीं अटेंड करते हैं जिनको देकर आप अर्ली एज में अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल। डिफेंस फोर्सेस के अंदर कोई बाउंडेशन थोड़ी ना है। अगर आप योग्यता चाहिए, उसके अंदर एलिजिबिलिटी चाहिए, आप आर्मी पास है, आप आर्मी ट्रेड्समैन के अंदर जा सकते हैं। अब आर्मी वाला बंदा अगर 1 साल की प्रिपरेशन करेगा, 9th के अंदर वो सिलेक्ट होकर चले जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्यों नहीं भाई, आपने जब सोचा है कि भाई पढ़ लिख कर मैं इस एजुकेशन के माध्यम से मैं करियर बनाऊंगा, तो आपको जो जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उन अपॉर्चुनिटीज को अटेम्प्ट करो। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो जीवन में एक वर्ड से परेशान होता है बच्चा कि काश उस टाइम पे वो एग्जाम दिया होता तो आज मैं वहां होता। तो काश आपकी जिंदगी में बार बार ना आए, इसलिए आपको उन सारे एग्जामिनेशंस को देना चाहिए जिसके लिए आप योग्य हो चुके हैं, एलिजिबल हो चुके हैं। जैसे आज के समय पे गूगल भी है, एआई भी है, तो अवेयर होने के लिए हमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं चाहिए। पहले होता था कि लोग अवेयर नहीं हो पाते थे, अभी भी अवेयर नहीं हो पाते। गूगल आज के समय गूगल और चीजों के लिए यूज करेंगे, बट जिस चीज के लिए उन्हें करना है वो करना भूल जाएंगे। एग्जैक्टली। तो सर मेरा सवाल ये है कि जब हम शिक्षा पद्धति की बात करते हैं तो उसमें ऐसे आप क्या सोचते हैं, क्या बदलाव आने चाहिए स्कूली स्तर पर, कि जिसकी वजह से यदि कोई बच्चा आर्मी फोर्सेस में जाना चाहता है तो केवल स्कूली स्तर से ही उसकी तैयारी ताबड़तोड़ हो सके? एक बहुत अच्छा सा दोहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अगर ये सोच बदल जाएगी ना समाज की कि भाई इतने % पे आपको मैथ्स लेना है, या फिर बच्चों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, स्कूल के अंदर ही आपको ये प्लान करवाना चाहिए भैया, करियर काउंसलिंग करवाना चाहिए हर सेगमेंट की। डिफेंस फोर्सेस की करवाएं वो करियर काउंसलिंग, अदर एक्टिविटीज जिनमें करियर बना सकता है बच्चा, उन सभी की करियर काउंसलिंग होना चाहिए। और वो कब होना चाहिए? 5th to 10th के बीच में। अगर वहां पर उनकी करियर काउंसलिंग हो जाती है तो हो सकता है बच्चा डिसाइड कर ले, उसे पता चल जाए। क्योंकि भाई स्कूल में क्या पता चलेगा, स्कूल में तो उसे यही पता है ना कि सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, उसे इतना ही पता है, स्कूल वाले उतना ही बता रहे हैं, है ना। तो अभी ट्रेंड चेंज हो गया है। अगर आपने समय पर उस चीज को समझ लिया, अपनी जरूरत को समझ लिया, तो आपकी जरूरत डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। एंड सर जब हम बात करते हैं एग्जाम की, तो आप आज के समय पे देखते होंगे कि बच्चों का लाइफस्टाइल काफी डैमेज होता जा रहा है। तो फिटनेस की आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए, चाहे वो आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या ना कर रहे हो? फिटनेस, आप काफी सालों से जुड़े हुए हैं, आपके वीडियोस देखते हैं, आपका छोटा सा बच्चा भी है जो फिटनेस में काफी तेज है, तो आप उनके लिए क्या मोटिवेशन देते हैं? और चाहे एज कुछ भी हो, लेकिन आपकी एडवाइस क्या हो? फिट है तो फ्यूचर भाई जी। एक चीज को आप हमेशा याद रखना, फिट है तो फ्यूचर है। ये लोग देखते हैं ना कि नंबर, एज जस्ट इज अ नंबर। अगर आपको उस नंबर पर खेल करना है ना, तो आपको फिट रहना पड़ेगा, और उसके लिए आपको रात दिन पसीना बहाना पड़ेगा। फिट रहने के लिए एक ही चीज है, आप एक बार पानी से नहाओ, एक बार पसीने से नहाओ। आप उनके लिए क्या कहेंगे जो कहते हैं कि अभी हमारी जवानी के दिन है या हमारा ये वाला पीरियड है तो हम इसमें मजे नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? जवानी के दिन में अगर रवानी करेंगे तो जवानी बर्बाद होनी है और बुढ़ापे में दिक्कत आनी है है ना। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी स्टेट पुलिस के एग्जाम्स हो रहे हैं, मतलब कि सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है, फिजिकल का डेट आ चुकी है। आपने हिंदुस्तान का कानून देखा है? कानून पर क्या बंधी हुई है? पट्टी बंधी है। पट्टी बंधी हुई होने के बावजूद अगर उसके पलड़े देखेंगे ना, हम तराजू बोलते ना, उसके पलड़े इक्वल है। हमारा स्टूडेंट का एजुकेशन, जो एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने का तरीका है ना, वो हमारे कानून की तरह नहीं है। उनका बैलेंस ऐसा होता है, वो किसी एक चीज को तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं और एक चीज को छोड़ दे रहे हैं। अभी कुछ बच्चे आते हैं हमारे पास कि सर हमारे पास 10, 20, 15 डेज है, इसमें हमको फिजिकल तैयार करना है। कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल सही बात है। कैसे पॉसिबल है भाई? आप कम टाइम में, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन इंजरी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भाई बलून में उतनी हवा डाल सकते हैं ना कि वो ब्लास्ट ना हो। बिल्कुल। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगी। यूथ, जितने भी युवा हैं,
जितने भाई जो आर्म्ड फोर्सेस या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको दोनों चीज को बैलेंस करके चलना चाहिए, ताकि लास्ट मोमेंट पर आप अफसोस ना करें कि यार पहले से कर लिया होता। क्या होती है, चीजें सडनली आ जाती है ना। लास्ट ईयर हो गया तक लंबा हो गया फिजिकल, आप आपके प्रिपरेशन को तो तैयार रखो। आर्म्ड फोर्सेस में यही सिखाया जाता है भाई, अगर आपकी लेस भी खुली है ना तो आप मतलब कि दुश्मन आपको शिकस्त दे सकता है। तो आपको पूरी तरीके से प्लान करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, तब जाके आप विजय हो। एंड सर, आपका जो छोटा सा बच्चा है, आप उसके लिए क्या मोटिवेशन देते हैं? कैसे वो इतना ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग के लिए हमेशा तत्पर रहता है? बच्चे हैं, ये मिट्टी होती है, जैसा ढालोगे वैसा ढल जाएगी। तो इट इज अ गुड पेरेंटिंग एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। वो तो पब्लिक डिसाइड जैसा हम ढालेंगे वैसे ही आगे चल के वो बन जाएगा। सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि क्यों आपने अग्निवीर को भी आप करते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के बच्चों को भी आप ट्रेन करते हैं, तो इन सभी एग्जाम्स में क्या अंतर होता है? अग्निवीर है या पुलिस डिफेंस है या फिर एनडीए है और फिर सीडीएस है, तो इन सभी में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? सारे एग्जाम्स के जो सिलेक्शन प्रोसेस है सबके चेंजेस रहते हैं। ओके। किसी के फिजिकल स्टैंडर्ड अलग रहते हैं। जैसे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट में पैरामिलिट्री फोर्सेस की मैं बात करूं, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो बच्चा एग्जाम्स देता है आफ्टर 12th, वो एसएससी का देता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी का जो एग्जाम्स देता है, उन एग्जाम्स के अंदर जो बीएसएफ सीआरपीएफ के एग्जाम्स होते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के, दोनों के फिजिकल स्टैंडर्ड चेंजेस होते हैं। पहले रिटन एग्जाम्स होता है इसके अंदर, फिर फिजिकल होता है। अब एसएससी के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग होती है। वहीं अगर मैं आर्म्ड फोर्सेज में आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की बात करूं तो वहाँ 1600 मीटर रनिंग होती है। अगर मैं स्टेट के अंदर बात करूं तो यहाँ 800 मीटर रनिंग होती है। शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप होता है। तो हर फिजिकल एक्टिविटीज हर एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करी है और अलग अलग उनको रखा गया है। एंड सर, जो पैरा कमांडोज होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है? क्या उसकी काफी, क्योंकि वहां पे फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं है पैरा कमांडोज में, तो उसमें ऐसा क्या एक्सरसाइजेज होती हैं जिसकी वजह से फीमेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतना कम है? अभी क्या है, आर्म्ड फोर्सेज में सीएमपी खासकर सीएमपी में लड़कियां जा रही है, अभी गर्ल्स जा रही है, जो अग्निवीर बन के जा रही है वो सीएमपी के अंदर जा रही है। लड़कियों को आर्म्ड फोर्सेस में एंट्री मिली है। हाँ। लड़कियां बहुत वीरांगना है हमारी। अभी आपने देखा ही है, दो नाम पूरे हिंदुस्तान में ट्रेंड करते हैं, जिनके नाम से हम गौरवान्वित फील करते हैं। भाई बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बिल्कुल है ना। क्या होता है, कोई चीज आपके सामने आ गई तो समाज को पता चल जाएगी। हाँ। कोई चीज नहीं आएगी समाज के सामने तो पता नहीं चलेगी। तो बढ़ रही है बेटियां, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, आगे जा रही हैं। आप आने वाले टाइम पर देखेंगे कि लीड अभी भी कर रही हैं और अच्छे से लीड भी करेंगे आगे जाकर। ओके। तो सर, जब गवर्नमेंट एग्जाम की कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो एक माना जाता है कि बैकअप प्लान हमेशा साथ में होना चाहिए। तो आप क्या एडवाइस देते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के दौरान किसी भी बच्चे का बैकअप प्लान होना चाहिए? बैकअप प्लान की अगर मैं बात करूं तो हर बंदा अपना बैकअप प्लान बनाकर चलता है, लेकिन उनके बैकअप प्लान बनाने का तरीके गलत है। जी। ओके। कैसे तरीके गलत है? मान लिया जाए कि भाई मुझे आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना है जी, और उसका पहला जो एंट्री है एनडीए एग्जाम से। अगर एनडीए के अंदर वो सिलेक्ट नहीं हुआ तो डिफेंस फोर्सेस खत्म होगा क्या? रास्ता नहीं हुआ ना। आप अदर रैंक्स के एग्जाम्स दो। जो अदर रैंक्स के एग्जाम्स देकर बच्चा एक बार एंट्री कर जाएगा डिफेंस फोर्सेस में, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, उसके थ्रू ऑफिसर्स भी बन जाएगा। तो आपके बैकअप प्लान ऐसे होने चाहिए जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। लेकिन यहाँ पर चेंज है। हाँ। हिंदुस्तान में यूथ के बैकअप प्लान चेंज है कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो मैं वो कर लूंगा। वो मतलब क्या, बैकअप ही चेंज, मतलब कि प्लानिंग ही चेंज। अगर मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं दुकान डाल लूंगा। ऐसे बैकअप प्लान होते हैं। तो फिर सिलेक्शन होगा कैसे? हाँ। अगर आप पीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप युवाओं से पूछ लोगे यार मैं पीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पुलिस भी बन गया तो चला जाऊंगा। है ना। तो ये सोच, मतलब कि सोच में फर्क है। जब तक आप उस चीज में पूरी तरीके से फेल ना हो जाए तब तक उसको छोड़ो मत। ओके। आप सक्सेसफुल होंगे डेफिनेटली। मतलब काम करते रहो अपनी दिशा में। ओके। तो सर, आप अपने बच्चों को, जो आपकी एकेडमी में बच्चे हैं, आप उनको किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं जिसकी वजह से वो आगे चल के एक जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसको पास करने के लिए पूरे तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं? शिक्षा के साथ में संस्कार बहुत बड़ी चीज है। ओके। हाँ। भावनाएं उनकी ऐसी व्यक्त होना चाहिए, उनके अंदर जो भावनाएं ऐसे बना देनी चाहिए शिक्षक को कि बच्चा सिलेक्ट हो या ना हो, वो जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करे जिसको देखकर उसके माता पिता, उसके गुरुजन
गौरवान्वित फील करें। हम हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को जनरली मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा करवाते हैं। ओके। आपने देखे होंगे मेरे वीडियोस। जी जी जी। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जिसमें सभी बच्चों को मैं भाई तू रनिंग मत कर पर हनुमान चालीसा जरूर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। जी बिल्कुल। एक्चुअली तो हर काम को हम सिस्टमेटिकली तरीके से करते हैं। और यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा भाई, मेरे युवाओं को तो जो मैं तैयार करता हूँ, जिन बच्चों के साथ मैं रात दिन आमना सामना करता हूँ कि मेरे बच्चे है ना कुआं खोद कर पानी पीने वाले हैं। मेरे बच्चों के अंदर डिमोटिवेशन आ ही नहीं सकता, तो कुआं खोद कर भी पानी, अगर उनको प्यास लगेगी तो कुआं खोद कर पानी पी लेंगे। जी। तो सर अगर जैसे फिजिकल एकेडमीज का काफी बड़ा मार्केट हो गया है और कई ज्यादा आपने ये भी देखा होगा कि कई फ्रॉड स्कैम्स भी होते हैं इसके नाम पर, तो कैसे कोई बच्चा यदि सिलेक्शन कर रहा है एकेडमी का तो वो कैसे एकेडमी को सिलेक्ट करे? क्योंकि हर कोई बच्चा, जैसे आपने बोला, अवेयरनेस बहुत कम है। कैसे कोई बच्चा एक एकेडमी के सिलेक्शन में जब वो कर रहा है आगे तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, आपको है ना सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करना है। ओके। ग्राउंड रियलिटी पर जाना है। हाँ। ठीक है। जब कोई बंदा मान लिया जाए गांव से आ रहा है शहर के अंदर प्रिपरेशन करने के लिए, हाँ। तो जरूरी तो ये है कि भाई इंदौर जैसे शहर के अंदर जिसे एजुकेशन हब एरिया बोला जाता है, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर बच्चे आते हैं, तो अपने गार्जियंस के साथ आए। पहली बात, गार्जियंस थोड़े से मैच्योर होते हैं, उनको समझ होती है कहाँ बच्चा रह सकता है, कहाँ पर क्या कर सकता है। तो बच्चे को क्या करना चाहिए, एक बार देख लिया उसने, वहां के ऑब्जेक्टिव सर्च करना चाहिए कि भैया मैं यहाँ तो जा ही रहा हूँ, यहाँ की पूरी सुविधाएं देखूंगा, क्या क्या फैसिलिटीज है वो देखूंगा, मैं बच्चों से बात करूंगा। अगर बच्चा एकेडमिक्स के स्टूडेंट से बात करेगा ना तो उसे रियलिटी पता चल जाएगी। बिल्कुल। ठीक है। तो बच्चों को यही करना चाहिए, चाहे मेरा एकेडमी हो, अदर एकेडमी हो, मेरे भी एकेडमी पे आप आइए, पूरा विजिट कीजिए। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको लगेगा कि ये इंसान के हाथ में अगर मैंने करियर दिया तो ये करियर बना देगा, तभी आप हमें ज्वाइन कीजिए, तभी अदर एकेडमिक्स ज्वाइन कीजिए। ऐसे आप सोशल मीडिया पर बिलीव करके ना जाए। सर कभी आपको ऐसा लगा है कि ये बच्चा जो एडमिशन लेने आया है ये सिर्फ एक सोशल मीडिया फेक मोटिवेशन कल्चर के थ्रू आया है, कि इसे सिर्फ सोशल मीडिया ने कुछ चीजें दिखा दी हैं कि हाँ आर्मी बनने से ये फायदे हैं, हम ऐसा कर लेंगे और आगे चल के ऐसा हो जाएगा, और उसके बाद जब आप उससे बात करते हैं तो एक खोखली सूरत सामने आती हो? दो प्रकार के बच्चे हमारे पास आते हैं। एक तो आता है बड़ा जोश में। हाँ। ठीक है। जोश में आने वाला बंदा जो कभी सोचा ही नहीं है कि यार कैसा रगड़ा हो सकता है अंदर जाकर। हाँ। वो बंदा जब आता है पहले दिन, तो बच्चे के अंदर मोटिवेशंस की कमी होती है। देखिए, हाँ। पहले दिन आएगा वो बड़े ही जोश के साथ जी। मोटिवेशन हर 10 सेकंड में बदलता है इंसान का एक्चुअली। हाँ। तो बच्चा आता है बड़े एनर्जी के साथ में, जब नए लोगों के साथ में वो घुलता मिलता है, देखता है नई नई चीजें जब देखता है, तो हो सकता है थोड़ी सिकनेस होती है, घर की यादें होती है, उसे वो यादें सताने लगती है। अगर वो उस पर कंट्रोल कर लेता है, 4 to 5 डेज अगर सरवाइव कर जाएगा इस माहौल के अंदर, तो फिर वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए बना है। क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस में जब जाएगा ना तो घर परिवार वालों को साथ में लेकर नहीं जाएगा। वहां पर भी अलग अलग स्टेट के बच्चे वहां पर उनको मिलेंगे, साथ में अपने जो बडीज रहेंगे सब अलग अलग स्टेट के रहेंगे। तो बच्चों को हर माहौल के अंदर ढलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर वो वास्तविकता में कुछ करने आया है, अगर आया है करने तो करना है, सुबह उठना है तो उठना है। अब गुरुजी के डंडे का थोड़ी ना इंतजार करना है उसे, अगर डंडा पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस है भाई, जब तक रगड़ेंगे नहीं तब तक तगड़ा कैसे बनाएंगे बंदे को। सही बात है। एंड सर आपके दिमाग में फोर्स एकेडमी खोलने का जो ख्याल है वो कैसे आया? ये गॉड गिफ्ट है। अच्छा। एक्चुअल में मैं भी यहाँ क्या है, अगर मैं मेरे बैकग्राउंड के बारे में बात करूंगा तो मैं आर्म्ड फोर्सेस के एग्जामिनेशंस दिया हूँ, एसएससी क्लियर है मेरा, आर्मी क्लियर है, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। क्यों? बस बच्चों को सिखाने, भगवान ने हो सकता है मेरे को बोला है कि भाई तू बनने के लिए नहीं बनाने के लिए जन्म लिया है। ओके। सो मैंने आर्म्ड फोर्सेस की जो एकेडमी का प्लान किया, फोर्स एकेडमी का, जब मैं यहाँ पर कॉलेज पढ़ रहा था इंदौर के अंदर, 2012 में मेरा एकेडमी डला हुआ है, स्टार्ट किया है मैंने 2012 से। अच्छा। मैंने सोशल मीडिया से एकेडमी नहीं बनाया है, 2012 से फोर्स एकेडमी चल रहा है। हाँ। जब हमने स्टार्ट किया था तो मैं बहुत ही रूरल क्षेत्र का हूँ, मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ जहां पर आज भी रास्ता नहीं है। अच्छा। अगर 2 गाड़ियां आमने सामने सजाए ना तो मतलब कि ये मान लो कि फिर तो दिक्कतें हो जानी है, 2 गाड़ी एक साथ में क्रॉस नहीं कर सकती है। तो उस रूरल क्षेत्र में जब हम पढ़ने के लिए, मैं जब पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए
10th तक की शिक्षा लेने के लिए गांव से 8 किलोमीटर दूर एक शहर था तलेन, वहां जाया करता था। मेरे गांव का नाम है सहबाजपुरा। एक बहुत ही छोटा सा गांव, छोटी सी फैमिली, किसान परिवार का बेटा हूं मैं, माता पिता मेरे किसान हैं। और जब मैं वहां से जाता था ना तो 3 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ता था। 3 किलोमीटर के बाद हमें बस मिलती थी, वहां बस में से हम स्कूल जाते थे, आते थे। तो 3 किलोमीटर जो पैदल जाते थे, इसमें 1 किलोमीटर के बाद गांव से जब निकलते थे तो 1 किलोमीटर बाद ही एक नाला आता था। उस नाले पर बड़ा डर लगता था। तो उस डर को दूर करने के लिए हमने वहां पर एक माता जी का मंदिर बनाया, सरस्वती माता का मंदिर बनाया। मैं जब इंदौर से जा रहा था घर, मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुका था और मास कम्युनिकेशन किया है, तो पत्रकारिता ही कर रहा था मैं भी। माँ ने, मतलब कि सरस्वती माँ ने मेरे को रात को ऐसा ख्याल दिया कि भाई जिसमें तेरी स्ट्रेंथ है उस काम को करना स्टार्ट कर कपिल, सक्सेसफुल होगा। 2012 में मैंने स्टार्ट किया और मेहनत करता गया। मेहनत में कभी पीछे नहीं हटाऊं मैं। मेहनत करता गया, मेहनत करता गया, मेहनत करता गया और आज नाम है। सर, एक दौर आता है जिंदगी का जब हर व्यक्ति सोचने लगता है कि आखिर मेरा ही क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ जो मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो आप वो क्या लाइन बोलना चाहेंगे, क्या बोलते हैं आप उन बच्चों के लिए, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, जो हर दिन अपनी जिंदगी से जूझ रहा है लेकिन उसे सपने उसके बहुत बड़े हैं और उसको कुछ कर दिखाना है अपनी जिंदगी में। इसके लिए बहुत ही सिंपल से वे में बोलना चाहूंगा, भाई असफलता सिर्फ ये सिद्ध करती है कि आपने सफलता का प्रयास है ना सच्चे मन से नहीं किया। तो एक बार और सफलता के लिए डट जाओ और प्रयास करो, डेफिनेटली मिलेगी। सर, आज ब्लैक डे है, 14 फरवरी 2019 में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे देश को दहला दिया था। हमारे 40 जवानों की मृत्यु और वे शहीद हो गए थे। तो आप उनके लिए क्या शहादत देंगे, क्या कहना चाहेंगे, जो हर देश के वासी, आप मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उन सभी शहीदों के लिए, लेकिन आप क्या कहेंगे उन सभी शहीदों के लिए कि वे शांति से अपने जहाँ पर भी हैं वे शांति से रखें और हम उन पर कितना गर्व फील करते हैं, और आगे जो बच्चे आके आर्मी फोर्सेस ज्वाइन करने वाले हैं वो उनके लिए किस तरीके से इंस्पिरेशन बन के सामने आए। तो आज ब्लैक डे है, मैं ब्लैक डे के दिन हमारे युवाओं को एक ही मैसेज देना चाहूंगा भाई, कि कर्मवीर को रोक नहीं सकता है करने से, और उसे कौन मार सकता है जो कभी नहीं डरता हो मरने से। बहुत खूब। उस सभी जवानों के लिए हमारी तरफ से भी श्रद्धांजलि। सबसे पहले सर हम ये बात करेंगे कि क्योंकि आप काफी समय से बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आजकल बच्चे जो हैं वो समय का अपना दुरुपयोग कर रहे हैं सदुपयोग के बजाय? टाइम का यूटिलाइज। जी भाई देखो, एक बात बताता हूं मैं आपको, 2 प्रकार के इंसान, एक फेलियर और एक सक्सेसफुल। दोनों के बीच में कॉमन जो चीज है ना वो है टाइम। भगवान ने दोनों को एक चीज सेम दी है, वो है समय, 24 घंटे। 24 आवर्स का यूटिलाइज एक फेलियर होता है ना, वो गवाता है उन चीजों को, वो एक्सक्यूज देता है, आज नहीं कल कर लूंगा। वो एक सक्सेसफुल इंसान है, उसके पास भी वही समय, वो उस समय को यूटिलाइज, उसका यूज सही करता है, इसलिए वो सक्सेसफुल होता है। अगर समय का सही सदुपयोग करोगे तो आगे जाके आपको बहुत जल्दी वो हेल्प करेगा समय। जी, तो मतलब सफल और असफल व्यक्ति के बीच सिर्फ एक ही अंतर है कि वो समय का सदुपयोग करना चाहता है। सदुपयोग। सर, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल सरकारी नौकरियों के पीछे बहुत से लोग भाग रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि सरकारी नौकरी इतनी ज्यादा प्राइम टाइम बन रही है, जबकि लोग जानते हैं कि उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी उतना ही बढ़ता जा रहा है? एग्जैक्टली, आपने सही क्वेश्चन किया कि भैया गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं। हाँ। गवर्नमेंट जॉब के पीछे हम पहला गवर्नमेंट हटा देते हैं, जॉब पे बात करते हैं। हाँ। जॉब, JOB, जस्ट ओबे योर बॉस। इसका हिंदी रूपांतरण होता है यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। यानी कि क्या, यस सर करते रहो, चलती रहेगी आपकी नौकरी। जिस दिन बॉस से बोला नो सर, गई आपकी नौकरी। दैट इज कॉल्ड जॉब। ये जॉब है। इसी को अगर हिंदी में पढ़ूं तो हिंदी में लिखा जाता है नौकरी। जी। नौकरी तो गई आपकी नौकरी। इसलिए आगे अगर गवर्नमेंट लग जाता है तो गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होती है। सभी बच्चा चाहता है कि अपना करियर सिक्योर रहे, सेफ रहे, इसलिए गवर्नमेंट जॉब के पीछे बच्चा जाता। सर, आपने भी देखा होगा कि कुछ समय पहले सिर्फ और सिर्फ एक हवलदार कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई थी, तो उसके लिए PhD, इंजीनियर्स, यहाँ तक कि और बड़े बड़े जो अभी कुछ कर बैठे हैं, मतलब PG भी है जिनका और PhD भी है, उसके बावजूद भी वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, कांस्टेबल की भर्ती के लिए तैयार थे। वो कांस्टेबल की भर्ती देने वाला जो बंदा है ना, वो अपने समय पर
उसने इन एग्जाम्स को नहीं दिया जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस के एग्जाम्स में। अभी मेरे साथ भी, मैं जब आज कांस्टेबल के बच्चों को तैयार कर रहा हूं तो मेरे पास है जो बंदे 5 साल से पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आज कांस्टेबल का एग्जाम्स दे रहे हैं। उनके पास, सभी के पास 12th 10th और 12th के बाद 12th में अच्छे खासे परसेंट है उनके। सब्जेक्ट की भी अगर मैं बात करूं तो मैथ्स सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, जिनने उस टाइम पर अगर एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम्स, इंडिविजुअल वाले एग्जाम्स दिए होते तो 5 साल तक वो गवर्नमेंट जॉब की सैलरी ले रहे होते, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब उनके पास होता, करियर सेट रहता उनका, आज शायद सपने भी पूरे हो जाते हैं। तो ये सारा खेल है एक समय का। मैंने बोला ना आपको, अगर आप अपॉर्चुनिटीज को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो जीवन आपको परेशान करेगा। आपको लगता है कि वैकेंसीज की जो काउंटिंग आ रही है वो सही आ रही है? सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। हर साल अगर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वैकेंसीज आ रही है, अब एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। 60,000 7,500 भर्तियां आई, उनने अर्ली कैलेंडर जारी कर दिया फिजिकल का। आप तैयारी नहीं करोगे तो फेल होगे ना, जबकि आपने एक फेज कंप्लीट करके रखा है। तो भाई गलती किसकी है? एग्जाम्स की गलती थोड़ी ना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आप प्रिपरेशन तो पीएससी के स्टूडेंट्स को भी तैयार करते हैं? ओके, मतलब और बाकी एग्जाम, डिफेंस फोर्सेस का ऑल सेगमेंट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, एकेट और एसएससी, इन एग्जामिनेशंस के लिए पूरी यूनिफॉर्म से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए प्रिपरेशन रिलेटेड और पुलिस ऑफिसर रिलेटेड सारे। ओके, तो सर आप क्या डिफरेंस देखते हैं उन बच्चों में जो एक पुलिस ऑफिसर के लिए तैयार कर रहा है और साथ में आर्मी के लिए तैयार कर रहा है? आप वो डिफरेंस क्या दिखाना चाहते हैं बच्चों के लिए कि वो कौन सा बच्चा है जो आर्मी के लिए तैयारी कर सकता है और वही अगर वो इंटरेस्टेड है तो पुलिस ऑफिसर में भी जा सकता है? भगवान हनुमान का नाम सुना है आपने? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जी। जो हनुमान जी का नाम ऐसा है कि भाई सबसे बड़े शक्तिशाली, बलशाली अगर कोई है तो हनुमान जी हैं। वो भी अपनी शक्ति को भूल गए थे, उनको शक्ति का आवाज दिलाया गया था कि हनुमान जी आपके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। ऐसे ही हमारा स्टूडेंट है, बच्चे अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। हाँ। अगर इनको अपनी शक्तियां पता रहे ना कि भैया मैं ये कर सकता हूँ, स्टूडेंट कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। बस उसे सही टाइम पर गाइड करना, मोटिवेट करना, रील्स के थ्रू मोटिवेट नहीं करना है। मोटिवेशन के लिए खुद को थोड़ा सा जज्बा उसको अंदर लाना पड़ेगा, जोश दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो। क्या आपको लगता है फौज जो है वो एक नौकरी है या फिर एक पैशन है? अरे ये तो आपने, फौज नौकरी नहीं है, ये जीने का तरीका है। बिल्कुल है ना, ये जीना सिखाती है। ये आपको मतलब कि फौज में आपने एक चीज सुना है, जवानी क्यों बोलते हैं? फौज के जवान को जवानी क्यों बोलते हैं? जवान इसलिए बोलते हैं वो ऑलवेज हमेशा जवान रहता है। मेरे जो आदर्श हैं कर्नल मनोज बर्मन, हमारे यहाँ पर एसएसबी के लिए इंटरव्यू ऑफिसर है, वो आज उनकी एज है 80। ओके, 80 साल की उम्र में हमारे बुजुर्ग कहाँ रहते हैं? खटिया पर। हाँ। ऐसे ही होता है ना। लेकिन हमारे जो कर्नल साहब है वो आज भी 5 किलोमीटर रनिंग करते हैं जी। तो ये है डिफरेंस फौज का, एक सिविलियंस का और एक फौज के व्यक्ति का। कि फौज का व्यक्ति हमेशा कुछ करता रहेगा, वो हमेशा जवान रहेगा, और सिविलियंस में वो सोच नहीं होती है। सर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि 80 साल के व्यक्ति अभी 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, और अभी हमारे यदि हम इंडिया देखें तो ओबीज वाली जो रैंकिंग है उसमें सबसे फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में आया है। मतलब यहाँ पर मोटापे को लोग ग्लोरीफाई कर देते हैं कि अगर आपकी तोड़ नहीं निकली तो आप सेठ नहीं कहलाते। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे कि अगर आप फिटनेस से इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं, एक 80 साल का व्यक्ति 5 किलोमीटर दौड़ सकता है, तो आप यदि सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हैं एक फ्लोर, तो गलती आपकी है। सीढ़ियों की गलती नहीं है, लिफ्ट लगा लिया ना उनने। हाँ। अगर सीढ़ी नहीं, भाई सब्स्टिट्यूट हर इंसान के पास है भाई। अगर ये आप सोच रहे हैं कि जिसकी तौन निकली उसके पास ही पैसे, जिसके सिर के बाल जा रहे हैं उसके पास ही पैसे, हाँ। ये थोड़ी ना, ये सब उन लोगों ने बना लिया, सेट कर लिया। भैया अपने अपने अकॉर्डिंग चीजें बनाते गए लोग। जी है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप देखो ना, आप इंडस्ट्री को देखो। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंडस्ट्री को देखो, उनसे आप उन्हें देखकर क्या लगता है आपको ये लगता है कि मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए हमारे अकॉर्डिंग हम चीजों को सेट करते जाएं। हाँ, ऐसा नहीं हाँ। होता है। फिट है तो फ्यूचर है, आपको अपने फिटनेस से भाई, आपने अगर फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया तो हॉस्पिटल जाना है आपको। जी बिल्कुल। जिंदगी भर कमाओ और वहां पर जाकर लगाओ। तो इससे बेटर ये है ना, कम कमाओ लेकिन जी। सर लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप उन सभी आर्मी एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं वन लाइन में, जो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं या तैयारी करने के लिए आतुर हैं, या फिर वह जो 8th क्लास का बच्चा जो आज सोच रहा है कि वो कल को जवान बनेगा, वो आखिर अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकता है? मैं डिफेंस फोर्सेस वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा भाई,
ये जो मातृभूमि है ना बड़ी ही प्यारी है, ये मिट्टी है ना इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। जब ये यूनिफॉर्म के लिए आप तैयारी कर रहे हैं ना तो एक बात विशेष कर ध्यान रखना, बचपन हम सबका बहुत खूबसूरत रहा है, उस बचपन को हमेशा याद रखा जाता है। तो बचपन में आपने मिट्टी खाई थी नहीं खाई थी, आप मेरे को बताइए। उस मिट्टी का हमें कर्ज चुकाना है कि बचपन में जो मिट्टी खाई थी उस मिट्टी का कर्ज चुकाना है। भाई दुनिया को बन जाने दो इंजीनियर डॉक्टर, फिर रिपीट करता हूं कि बचपन में जो मिट्टी खाई थी उस मिट्टी का कर्ज चुकाना है। दुनिया को बनने दो इंजीनियर डॉक्टर, हमें तो फौज में जाना है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कई सारी इन्फॉर्मेशन निकली है। एंड ये पॉडकास्ट उन सभी बच्चों के लिए है जो आर्मी और ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहा है। इसमें वो सभी चीजें हैं जो आप जान सकते हैं, जिनसे आप अगले कदम तक बढ़ सकते हैं। और यदि आपको और कोई भी फिजिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपको ट्रेनिंग करनी है तो फिर आप सर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so जय much. हिंद, जय भारत। थैंक यू।